तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट के सीए फाइनल के कुछ एमसीक्यूज कवर करवा रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि एग्जाम में बैठने वाले हैं, मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस एमसीक्यू सेशन को जरूर अटेंड करें और मेरा ये मानना है कि आपको जरूर फायदा मिलेगा। एग्जाम में बैठने से पहले मेरा ये एमसीक्यू सेशन आपको अटेंड करना ही है। अगर मेरे इस क्लास से अगर 2 नंबर का भी आ जाता है, मैं तो 40 नंबर का कवरेज का बात कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं 2 नंबर का भी अगर आ जाता है तो मैं इस क्लास को सफल मानूंगा। मैं इस क्लास को मानूंगा कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। रिस्क मैनेजमेंट इलेक्टिव पेपर, जैसा कि आपको पता है, ये भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। आजकल रिस्क मैनेजर्स के डिमांड दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और बहुत सारे कॉरपोरेट्स कह रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे कॉरपोरेट्स कह रहे हैं। रिस्क मैनेजर्स इज सडनली अ हॉट जॉब। इंडियन कंपनीज नाउ फोकसिंग ऑन रिस्क मैनेजमेंट। डिमांड फॉर रिस्क मैनेजर्स आर इंक्रीजिंग। रिस्क मैनेजर्स के डिमांड दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। सैलरीज बहुत ज्यादा रिस्क मैनेजर्स को मिल रहा है क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। तो आई होप ये सारी बातें मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी बता दी थी। आई होप आपने बहुत अच्छे से कवर किया है सारा चीज जो क्लास में मैंने आपको बताया है। और अब ये सेशन को भी आप उतना ही अच्छा अटेंड करोगे जितना अच्छा आपने क्लास अटेंड किया है। और इस सेशन से आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होने वाला है। इस सेशन के कुछ रूल्स पहले तय कर लेते हैं। ये सेशन किन के लिए इंपॉर्टेंट है? डेफिनेटली जिन्होंने रिस्क मैनेजमेंट इलेक्टिव पेपर चूज किया है। नंबर सेकंड, जिन्होंने रिस्क मैनेजमेंट कवर कर लिया है, जिनका कंप्लीट हो गया है, अब रिवीजन कर रहे हैं। जिन्होंने मेरी पूरी क्लास अच्छे से अटेंड कर ली है, मेरी पूरी जो टॉपिक्स है जो मैंने क्लास में कराया था वो सारा आपने प्रॉपरली कर लिया है। उसके बाद आपने 5 बार रिवीजन भी कर लिया है, उसके बाद आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। नंबर 3, ये सेशन में बहुत ज्यादा मैं कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बैक टू बैक मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवाने हैं। मेरा ये मानना है अगर 2 नंबर का भी यहां पर आ जाता है आपके एग्जाम में, मेरे इस क्लास से आपको मदद मिल जाती है, एक्स्ट्रा मदद मिल जाती है 2 नंबर का भी। हालांकि मैं टारगेट कर रहा हूं 40 मार्क्स, लेकिन अगर 2 नंबर भी मदद मिल जाता है तो मैं मानूंगा मेरा ये क्लास, मेरी ये मेहनत सफल हो गई। जैसे जैसे मैं एमसीक्यू बढ़ाता जाऊंगा आप भी साथ साथ करते जाएं और एक एक एमसीक्यू में अपने आप को 2 नंबर दें। और मुझे एंड ऑफ द वीडियोस, एंड ऑफ द पूरे सेशन में बताएंगे कि किस बच्चे ने सबसे ज्यादा स्कोर किया है, किस बच्चे को सबसे ज्यादा मार्क्स मिला है। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। आई होप बहुत ही मजा आने वाला है, हैक्टिक होने वाला है। तो आराम से बैठ जाइए, बुक्स खोल लीजिए, क्योंकि बुक्स आप देख के आंसर दे सकते हैं। और आप ये सोचिए कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप कौन सा आंसर देंगे। हालांकि मैं बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊंगा आंसर ढूंढने के लिए, तो आप उस केस में आप पॉज कर सकते हैं, आप आंसर ढूंढ सकते हैं, एंड देन आप मेरे आंसर से अपने आंसर को टैली कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एग्जाम में इस क्लास से बहुत ज्यादा मदद मिले। प्लस अगर हमने 100 आउट ऑफ 100 का सपना देखा है, जो मैंने क्लास में भी आपको पढ़ाया है, पूरे कॉन्सेप्ट मैंने आपको लिखवाए हैं, एक एक चीज मैंने समझाया है, तो वो सपना भी पूरा होगा। प्लस अभी जो सपना है वो यही है कि एमसीक्यू में मैं आपको 100% सिक्योर कराऊं, 40 मार्क्स सिक्योर करवाऊं। प्लस मैंने आपको एमसीक्यू बुक भी इशू किए हैं, होपफुली आप वो भी रेफर करोगे। तो चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। फाइन सर, आइए एक नए मॉडल टेस्ट पेपर में आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, इज द थ्रेट दैट एन इवेंट और एक्शन will adversely affect an enterprise ability to maximize stakeholders value and to achieve its business objective. Dash is a threat that an event or action will adversely affect the enterprise ability to maximize value. हम कंपनी की जो इंटरप्राइज की एबिलिटी है मैक्सिमाइज करने की, शेयर होल्डर वैल्यू वो मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे। किस रिस्क के कारण? इंटरप्राइज रिस्क, बिजनेस रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। तो डेफिनेटली सारे ऑप्शंस अच्छे लग रहे हैं। तो आपको बुक्स में देखना पड़ेगा इनके डेफिनेशंस और किस डेफिनेशन में लिखा हुआ है
एबिलिटी टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वैल्यू एक थ्रेट के तौर पर यहां पर इस रिस्क में बताया गया है। द आंसर इज डेफिनेटली बी, बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क की वजह से इंटरप्राइज एबिलिटी टू मैक्सिमाइज स्टेक होल्डर वैल्यू थ्रेट में आ सकती है। बी, बिजनेस रिस्क। फिल इन द ब्लैंक्स है, डिफाइंस फाइनेंशियल रिस्क as the risk that the cash flows of an issuer will not be adequate to meet its financial obligation। कौन सा रिस्क ये कहता है कि कैश फ्लोज ऑफ एन इश्यूअर विल नॉट बी एडिक्वेट? डिफाइंस फाइनेंशियल रिस्क। तो ये बिल्कुल मैंने आपको क्लास में बताया था, और इसका ए बेसल टू, इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, नैस्डैक, NYSE। The answer is NASDAQ। NASDAQ आप जब जाएंगे, जब डेफिनेशन देखेंगे तो वहां पर यही डेफिनेशन दिया हुआ है, सी, NASDAQ। फिल इन द ब्लैंक्स है, मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स। दो रैंडम वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप बताता है। कोवेरियंस, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन। ये मेरे एसएफएम के स्टूडेंट्स आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। आंसर इज बी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। फाइन। फिल इन द ब्लैंक से, ड्रॉज अ सैंपल फ्रॉम ए डाटा सेट एंड रिकॉर्ड्स इट्स वार। ड्रॉज अ सैंपल फ्रॉम द डाटा सेट एंड रिकॉर्ड इट्स वार। अब वार चैप्टर में जाएंगे और ये लाइन ढूंढेंगे किस मेथड के अंदर ये लाइन दिया हुआ है, या फिर आपको मैंने क्लास में बहुत बार ये सब बताया हुआ है, हिस्टोरिकल सिमुलेशन, bootstrap simulation, Monte Carlo simulation, none of the above। The answer is B, bootstrap simulation। Bootstrap simulation, the excess return of a fund relative to the return of benchmark index is the fund's excess return of the fund रिलेटिव टू द बेंचमार्क रिटर्न। हमारे एसएफएम के स्टूडेंट्स ये आंसर बहुत आराम से दे सकते हैं। बाकी मैंने रिस्क मैनेजमेंट में भी आपको ये सब पढ़ाया है। अल्फा बीटा शार्पेज रेशियो आर स्क्वायर्ड। द आंसर इज डेफिनेटली, ये 2 नंबर आप मुझसे पहले ही ले लीजिए। मेरे एसएफएम स्टूडेंट्स को मैं ये स्पेशली अवार्ड देना चाहूंगा बिकॉज उन्होंने बिल्कुल सही बोला होगा। बेंचमार्क रिटर्न ओवर एंड अबव benchmark return। The answer is A alpha। A alpha। Which among the following is not a governance risk? मतलब एक governance risk नहीं है। The right of shareholders and key ownership function are not defined and communicated। Disclosure and transparency norms are not articulated। Unauthorized related party transactions, board has defined risk capacity, appetite and risk response strategies। तो गवर्नेंस रिस्क कौन सा नहीं है? बिल्कुल कि शेयर होल्डर के राइट्स को डिफाइन ही नहीं किया गया है, डिस्क्लोजर सही से नहीं लिखा गया है, अनऑथराइज्ड पार्टी हो रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो ए बी सी या डी कौन सा यहां पर नेगेटिव स्टेटमेंट नजर नहीं आ रहा है? तो डेफिनेटली जनरल नॉलेज और कॉमन सेंस का सवाल है। बहुत बार तो क्लास करते करते आपके माइंड इतना डेवलप हो जाता है कि आप बिल्कुल तैयार हो जाते हैं एग्जाम के लिए। इसका आंसर है डी, फाइन सर। डी में कहीं पे भी कोई रिस्क की बात यहां पर नजर एज सच नहीं आ रही है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क डिफाइंड? तो फटाफट आप रिस्क डिफाइंड में चले जाइए, मैच्योरिटी लेवल ऑफ रिस्क में चले जाइए और कैरेक्टरिस्टिक्स वहां से निकाल लीजिए। आइए मैं देखता हूं, आप जल्दी से ढूंढिए कहां पर वो चीज लिखवाया गया है। मैच्योरिटी लेवल ऑफ रिस्क, रिस्क डिफाइंड, रिस्क एनेबल्ड वगैरह वगैरह। रिस्क आइडेंटिफाइड विद इन फंक्शंस एंड नॉट अक्रॉस प्रोसेसेस, ऑल्सो रिस्क नॉट कम्युनिकेटेड अक्रॉस इंटरप्राइजेस। ठीक है। स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज इन प्लेस एंड कम्युनिकेटेड, enterprise wide approach to risk management develop and communicated, risk management and internal control fully embedded into operations। तो A, B, C या D? आंसर इज देखिए फर्स्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि रिस्क आर नॉट कम्युनिकेटेड लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा रिस्क डिफाइंड में है नहीं। और लास्ट हो नहीं सकता क्योंकि रिस्क एनेबल्ड में होता है।
बी और सी में मेरा आंसर आएगा रिस्क डिफाइंड, बी होगा या सी होगा, आप सोचिए, इतना तो मैंने आपको क्लास में ही बताया है। द आंसर इज द आंसर इज बी द आंसर इज बी, स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी इन प्लेस एंड कम्युनिकेटेड। ये आपको बुक से मिल जाएगा, ठीक है, आप फटाफट देखकर इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, फॉर बैंक्स इट इज मैंडेटरी टू हैव एन पॉलिसी अप्रूव्ड बाय बोर्ड। बैंक के लिए कौन सी पॉलिसी मैंडेटरी है, इसका भी मैंने आपको एमसीक्यू डिफरेंट लेवल पे कराया था, डिफरेंट लैंग्वेज के साथ कराया था। इसका आंसर आप बिल्कुल बता देंगे। ए, ऑपरेशनल रिस्क बैंक के लिए मैंडेटरी है कि नहीं, इंटरप्राइज रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क, कौन सा रिस्क अप्रूव करना पड़ेगा, बैंक के लिए मैंडेटरी है। आंसर डेफिनेटली आप सही बता रहे हैं, आंसर इज ए, ऑपरेशनल रिस्क। The term risk and uncertainty are often used in the corporate scenario. The measurement of uncertainty is, uncertainty की measurement again आपको ये बुक से मिलेगा। A set of possibilities assigned to a set of possibilities, a set of probabilities, ये probability है, assigned to a set of possibilities, a set of risk assigned to a set of uncertainty, a set of uncertainties assigned to a set of risk। तो ये लाइन आपको बुक से मिलेगा। आंसर आप फटाफट बताएं, ए, बी, सी या डी। आंसर इज डेफिनेटली बी, a set of probabilities assigned to a set of possibilities, which is not a drawback of scenario analysis। तो फटाफट सिनेरियो एनालिसिस में पहुंच जाइए और वहां ड्रॉबैक देखिए, तब तक मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। assumes that the scenarios are equally probable, not a drawback, subjective in deciding how serious the risks are, implausible losses might be considered, considers the correlation between the risk factor। कौन सा ड्रॉबैक नहीं है, assumes कि इक्वली प्रोबेबल है, ये ड्रॉबैक नजर आ रहा है। सब्जेक्टिव इन डिसाइडिंग हाउ सीरियस रिस्क आर, ये भी ड्रॉबैक नजर आ रहा है। इम्प्लॉजिबल लॉसेस माइट बी कंसीडर्ड, ये भी ड्रॉबैक नजर आ रहा है। लेकिन फोर्थ पॉइंट मुझे ड्रॉबैक नजर नहीं आ रहा है, कंसीडर्स द कोरिलेशन बिटवीन द रिस्क फैक्टर। ए, बी, सी एंड डी, आंसर इज डी। आप इसे बुक से भी देख सकते हैं। फाइन सर, which one of the following helps to related characteristics of an event to the probability and severity of the operational loss, probability and severity of the operational loss। कौन सा जो मॉडल है वो हेल्प करता है, मोंटे कार्लो सिमुलेशन, EWMA मॉडल, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, फैक्टर और कैजुअल एनालिसिस। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको अगर क्वेश्चन से नहीं मिल रहा तो आप आंसर से ढूंढने की कोशिश करिए। मोंटे कार्लो और फैक्टर एंड कैजुअल एनालिसिस आपको कराया गया है, आपके बुक में है। द आंसर इज डी, फैक्टर एंड कैजुअल एनालिसिस प्रोबेबिलिटी एंड सिविरिटी ऑफ द ऑपरेशनल लॉसेस को मेजर करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है डी। ठीक है, रिस्क विच ऑकर इवन विथ नो चेंजेस इन द इकोनॉमी आर कॉल्ड। इकोनॉमी में कोई चेंज नहीं हो रहा है फिर भी रिस्क हो रहा है, इकोनॉमी में कोई चेंज नहीं है फिर भी रिस्क है, वो रिस्क को क्या कहा जाता है, डायनामिक रिस्क, स्टैटिक रिस्क, कंट्रोल रिस्क, स्पेकुलेटिव रिस्क। द आंसर इज यस, डेफिनेटली स्टैटिक रिस्क, स्टैटिक रिस्क होगा और ये मैंने आपको लिखवाया भी है। फाइन सर, रिस्क प्रोबेबिलिटी एंड इंपैक्ट असेसमेंट जनरली फाइंड्स आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन एक्सेप्ट, मतलब एक अलग हटना है, तीन सही दिए होंगे, एक नहीं दिया होगा। रिस्क एंड प्रोबेबिलिटी, impact assessment, what is control in the business in similar type of industry, what will it cost the business if it does happen, the probability and impact matrix indicates which risk needs to be managed, what is the probability that the risk will occur। तो यहां पर आप सीधे पहुंच जाइए रिस्क प्रोबेबिलिटी एंड इंपैक्ट असेसमेंट के जो आपको कॉन्सेप्ट कराए गए थे वहां पहुंच जाइए और इसका जो आंसर होगा ए, बी, सी या डी। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ बिजनेस इफ इट डज हैपन, अगर रिस्क होता है तो कॉस्ट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या है रिस्क के इंकर करने का, रिस्क को मैनेज करना होगा। ए पॉइंट यहां पर अलग हट के निकल के आ रहा है, व्हाट इज कंट्रोल इन द बिजनेस इन सिमिलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री।
तो ये यहाँ पे कुछ ए पॉइंट का कुछ मतलब निकल के नहीं आ रहा है। द आंसर इज ए। कुछ चीजें तो कॉमन सेंस और क्लास के नॉलेज के हिसाब से भी आप आंसर दे सकते हैं। पुअर मोरल एंड टैलेंट रिटेंशन इज अ रिस्क एरिया ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बुक देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप इसका आंसर दे सकते हैं। जनरल नॉलेज का सवाल है, पुअर मोरल एंड टैलेंट रिटेंशन इज द रिस्क एरिया ऑफ, द आंसर इज human resources. Human resources. Fine, sir. Following is the view of Warren Buffett. Warren Buffett जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 इन्वेस्टर है, जिसके बारे में मैंने एसएफएम क्लास में आपको बहुत बार बताया है, एंड स्टॉक मार्केट का मैंने इनके नॉलेज और जो भी आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड एक्टिविटीज है वो मैंने एसएफएम में आपको कराया है। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट, तो वॉरेन बफेट जी क्या कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, मैंने आपको क्लास में वॉरेन बफेट जी के डेफिनेशंस के बारे में लिखवाया है। आप बताइए, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। Risk management is about people and processes. Risk management is a central part of any entity's strategy management. Risk management is the art of using lessons from the past to mitigate misfortune. इनका कोटेशन तो मुझे बिल्कुल याद है, मैं हर क्लास में इनकी एक कोट तो जरूर बोलता हूं, और इसका आंसर होगा ए, बी, सी या डी। डेफिनेटली ए, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। जब हमें यह नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत जबरदस्त रिस्क ले रहे हैं। ए, स्ट्रेस टेस्टिंग इन मोस्ट jurisdiction was a regulatory requirement around। तो स्ट्रेस टेस्टिंग को रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्यों कहा गया है? सॉल्वेंसी असेसमेंट के लिए, कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी असेसमेंट के लिए, नन ऑफ द अबव। ए, बी, सी या डी, स्ट्रेस टेस्टिंग में जरूर आपको इसका नोट मिलेगा। द आंसर इज ए, बी, सी या डी। द आंसर इज बी, कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट। The following is not one of the external factor to a bank's credit risk। Not an external factor मतलब internal है, external नहीं है। Fluctuation in exchange rate external, fluctuation in interest rate external, fluctuation in government policies external, fluctuation in lending policy। A, B, C या D, कौन सा external factor नहीं है? नहीं है बोलना है। तो आंसर ये आराम से आप दे सकते हैं, 2 नंबर आप मेरे से ले लीजिए। आंसर इज डी, फ्लैक्चुएशन इन लेंडिंग पॉलिसी। ईएडी, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट रेफर्स टू, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट refers to the loss likely to be suffered, the amount that is exposed, the risk of a borrower defaulting on the payment, none of the above। तो ये वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराया है। द आंसर इज द अमाउंट डेट इज एक्सपोज्ड। कितना अमाउंट एक्सपोज्ड है, कितना अमाउंट मेरा लॉस हो सकता है, द अमाउंट डेट इज एक्सपोज्ड। द आंसर इज बी, और आप इसे बुक से भी देख सकते हैं। फाइन सर। द फॉलोइंग वन इज नॉट ऑफ द गवर्नेंस रिस्क। फॉलोइंग गवर्नेंस रिस्क नहीं है, ठीक है सर। डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी नॉर्म्स आर नॉट आर्टिकुलेटेड, rights to key ownership functions are not defined, responsibilities of board of directors are not undefined, मतलब डिफाइंड है। आप देखिए कितना जबरदस्त लैंग्वेज ट्विस्ट कर रहे हैं ये। देयर इज नो इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर, तो सारे रिस्क है सी के अलावा। सी भी एक बार लगता है रिस्क है, लेकिन रिस्क नहीं है। आर नॉट अनडिफाइंड मतलब दे आर डिफाइंड। द आंसर इज सी, द आंसर इज सी। वी आर एक्सपोज्ड टू रिस्क arising out of the dynamic macroeconomic environment as well as from the internal business environment. The following one is not termed as the regulatory: predatory pricing, A, B, non-renewable on mining license, C, non-availability of protective trade measures, D, unanticipated labor unrest। A, B, C या D? The answer is D, unanticipated labor unrest।
को रेगुलेटरी रिस्क यहां पर नहीं माना गया है। ठीक है सर। Basel II norms indicate the recommended governance of operational risk in an organization by 3 lines of defense. Lines of defense के बारे में आपको अलग से बताया है। The third line of defense is, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है? ऑपरेशनल रिस्क डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट, फंक्शन डिपार्टमेंट रोल दैट ओन्स द प्रोसेस, नन ऑफ द अबव। थर्ड लाइन ऑफ बिजनेस क्या होता है? थर्ड लाइन ऑफ बिजनेस, आइए तब तक आप इसका आंसर ढूंढिए। ऑपरेशनल रिस्क है तो जरूर ये ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट में आएगा, चैप्टर नंबर 9 में आएगा। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, मैं आपको आपका क्लास रजिस्टर भी दिखा रहा हूं, वहां पर भी मैंने ये बात आपको लिखवाया था, जरा क्लास रजिस्टर देखते हैं। फाइन सर, तब तक आप इसका आंसर ढूंढिए। तो आइए क्लास रजिस्टर को देखते हैं एक बार। आप देखेंगे क्लास रजिस्टर में थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इंटरनल ऑडिट, ऑडिट के बारे में बात की जा रही है। और यहां पर देखते हैं ऑडिट कमिटी, तो ये आंसर होगा बी, ऑडिट कमिटी। आंसर होगा इसका बी, ऑडिट कमिटी। देखते हैं, यस बिल्कुल सही है, ऑडिट कमिटी। आगे बढ़ते हैं। An organization cannot identify an operational loss event by any one of the following triggers. मतलब वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, कस्टमर कंप्लेंट से आइडेंटिफाई कर पा रहा है, रेगुलेटरी इंस्पेक्शन से आइडेंटिफाई कर पा रहा है, कॉन्कुरेंट मैनेजमेंट ऑडिट से आइडेंटिफाई कर पा रहा है, मतलब किससे नहीं कर पा रहा है? ए, बी, सी या डी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन ट्विस्ट कर रहे हैं वो लोग, आपको अपने कॉन्सेप्ट में रहना है। ए, बी, सी या डी? डेफिनेटली आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव। ऑडिटर्स हैव टू यूज द फॉलोइंग फॉर रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट के लिए ऑडिटर्स इसे यूज कर सकते हैं। डेल्फी अप्रोच, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, जजमेंट एंड इंट्यूशन, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर भी आपको बुक से मिल जाएगा और इसका आंसर आपको बिल्कुल पता भी होना चाहिए, जनरल नॉलेज है कि ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट के लिए और क्या यूज कर सकते हैं। द आंसर इज सी, जजमेंट एंड इंट्यूशन। मोनोटोनिसिटी इज, क्या होता है आपको ये मैंने करवाया हुआ है। द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो विच इज डिपेंडेंट ऑन एसेट विद इन द पोर्टफोलियो, द साइज ऑफ द पोर्टफोलियो, द पोर्टफोलियो विद ग्रेटर फ्यूचर रिटर्न विल लाइकली टू हैव लेसर रिस्क, नन ऑफ द अबव। मोनोटोनिसिटी इज ए, बी, सी या डी। कोहेरेंट रिस्क मेजर में मैंने आपको कराया था, चैप्टर नंबर 5 में मैंने आपको कराया था, रिस्क मॉडल में मैंने आपको कराया था। द आंसर इज सी, द आंसर इज सी, द पोर्टफोलियो विद ग्रेटर फ्यूचर रिटर्न विल लाइकली टू हैव लेस रिस्क। कोविनेंट्स आर, कोविनेंट्स फटाफट पहुंचिए जहां लिखवाया गया था। कंडीशंस इंपोज्ड बाय द लेंडर on the borrower that certain activities will or will not be carried. A transaction to adequately secure should the borrower default. B, insurance contract purchased by the borrower at the instance of lender, none of the above. Covenants are, बहुत ही सिंपल, 2 नंबर आपको मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, इसका आंसर आप बिल्कुल बता देंगे। Covenants are ए, कंडीशंस, शर्तें जो बैंक्स लगाता है बोरोवर के ऊपर कि आप ये कर सकते और ये नहीं कर सकते। ए विल बी द आंसर। इकोनॉमिक कैपिटल इन रिलेशन टू अ फर्म इज, फटाफट पहुंच जाइए इकोनॉमिक कैपिटल में, इकोनॉमिक कैपिटल में पहुंचिए फटाफट और देखिए उसका आंसर क्या है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल स्टिपुलेटेड इन द लॉ टू कमेंस बिजनेस, द अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड टू इंश्योर द सॉल्वेंसी ऑफ ए गिवन रिस्क प्रोफाइल, द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, नन ऑफ द अबव। इकोनॉमिक कैपिटल क्या है? फटाफट आप देखिए, चैप्टर नंबर 6 में क्रेडिट रिस्क में ये आपको मिलेगा। देखिए मुझे ध्यान है, आपको भी ध्यान हो जाना चाहिए। 4 से 5 रिवीजन के बाद आप बिल्कुल चैंपियन बन जाएंगे, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं होगी। द आंसर इज बी, द अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड टू इंश्योर द सॉल्वेंसी ऑफ ए गिवन रिस्क प्रोफाइल। फाइन सर। ERM is a management process ultimately owned by CEO, board of directors, shareholders, none of the above. ERM के चैप्टर में फटाफट पहुंच जाइए और देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। The answer is A, B, C or D. The answer is definitely B, board of directors. Phishing
फिशिंग कहां पढ़ाया गया था, फटाफट पहुंच जाइए, मुझे तो चैप्टर का भी नाम ध्यान है, आपको भी ध्यान हो जाना चाहिए। अ फ्रॉड टेक्निक टू गेट एक्सेस टू द विक्टिम्स कंप्यूटर सिस्टम, a technique to create a fraudulent transaction to benefit financially, a technique to encrypt the entire data on an individual or entity's computer system to ruin the business, a financial transaction that the organization perform outside its network. फिशिंग इज, फटाफट देखिए, आपको कॉन्सेप्ट कराया गया है, चैप्टर का नाम मैं आपको बता दे रहा हूं, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट। एंड द आंसर इज सिंपल, ए, द आंसर इज ए, a fraud technique to get access to the victim's computer system. Fine sir. Chief risk officer would not perform the following, would not मतलब 3 परफॉर्म करेगा, 1 परफॉर्म नहीं करेगा। Review the third party opinion of the design and effectiveness of the overall risk governance framework on an annual basis. Review the third party opinion of the design and effectiveness is involved in the setting of risk related performance indicator, very good, is independent of business line and has the appropriate stature in the firm as his or her performance, compensation and budget is reviewed and approved by the risk committee, meets periodically with the board and risk committee without executive and directors or management present. तो चीफ रिस्क ऑफिसर जल्दी से क्या परफॉर्म नहीं करेगा, रिव्यू द थर्ड पार्टी ओपिनियन, ए की थर्ड पार्टी ओपिनियन को रिव्यू करेगा, बी, सी या डी। तो कौन सा सुना सुना सा नहीं लग रहा है, या फिर आप चीफ रिस्क ऑफिसर के फंक्शंस या परफॉर्मेंस में चले जाएं और पता करें क्या होगा इसका आंसर। आंसर विल बी ए, रिव्यू द थर्ड पार्टी ओपिनियन। रिव्यू द थर्ड पार्टी ओपिनियन, ये कहीं नहीं हमने सुना है। बैड क्रेडिट हिस्ट्री हैज द इंपैक्ट ऑन बोरोवर्स फ्यूचर। ABCO score is a powerful measure of the credit worthiness as a lender might refer. If FICO score is 750, the chance of default is, अगर FICO में 750 आपका दिखा रहा है, the chance of default, FICO का 750 स्कोर बहुत अच्छा माना जाता है या नहीं माना जाता, आप बताएंगे। 1%, 2%, 8%, 61%, अगर स्कोर 750 है, the chance of default is, answer is, ये आप बुक से भी देख सकते हैं, फटाफट फीको इसको निकालिए, और वहां पर मैंने आपको एक एक चीज लिखवाया हुआ है, एक एक चीज आपको बताया हुआ है। द आंसर इज 2%, बी, चांस ऑफ डिफॉल्ट इज 2%। द फॉलोइंग वन इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कोहेरेंट रिस्क मेजर। नॉट द प्रॉपर्टी मतलब 3 है, 1 नहीं है। सब एडिटिविटी, होमोजिनिटी, मोनोटोनिसिटी, मोनेटोमिनिसिटी, मतलब कुछ अलग से नाम दे दिया इन्होंने। तो कोहेरेंट रिस्क मेजर आप फटाफट जाएं और आप देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी वहां लिखवाया गया था और कौन सा इसमें नहीं है प्रॉपर्टी। कोहेरेंट रिस्क मेजर, आइए जब तक आप देखेंगे तब तक मैं आपको क्लास का रजिस्टर भी बता रहा हूं। ये चैप्टर नंबर 5 रिस्क मॉडल्स के ऊपर है, देखते हैं वहां पर मैंने क्या लिखवाया था। फाइन सर, तो आइए देखते हैं कि हमने क्लास रजिस्टर में क्या लिखा था। हमने लिखा था कोहेरेंट रिस्क मेजर, सब एडिटिविटी, होमोजिनिटी, मोनोटोनिसिटी, तो मतलब कहीं पर भी वो थर्ड वाला पॉइंट नहीं है या फोर्थ वाला पॉइंट नहीं है। फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए। द आंसर इज डी, द आंसर इज डी। सैंपल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, सफिशिएंटली लार्ज, चूजन ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, रैंडमली सेलेक्टेड। थोड़ा सा ये ट्रिकी ऑप्शंस दिए हुए हैं लेकिन बहुत सिंपल है। सैंपल इज नॉट सफिशिएंटली लार्ज, वो ज्यादा नहीं होता, बिल्कुल सैंपल होता है, थोड़ा सा होता है। आंसर इज बी, सफिशिएंटली लार्ज। इन रिस्क रेटिंग टेबल, इफ रिस्क रेटिंग इज 7, इट नीड्स करेक्टिव एक्शन। रिस्क रेटिंग टेबल में अगर रिस्क रेटिंग 7 है तो उसमें करेक्टिव एक्शन कितने दिन में हमें कर लेना चाहिए। रिस्क रेटिंग टेबल जो बताया गया था क्लास में वहां पहुंचिए और देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर रिस्क रेटिंग इज 7, देन इट मस्ट बी करेक्टेड विद इन 1 वीक, विद इन 1 मंथ, इमीडिएटली और नील। द आंसर इज बी, विद इन 1 मंथ। द आंसर इज बी, विद इन 1 मंथ। ये आप बुक से देख सकते हैं। स्ट्रेटेजिक रिस्क आर एसोसिएटेड विद, डेफिनेटली इसके ऊपर मैं आपको 2 नंबर पहले दे देता हूं। The ongoing day-to-day operation, strategic risk, the primary long-term purposes, objective and direction of business,
the management and protection of knowledge and information within the enterprise, processes, techniques and instruments utilized to manage the finances of the enterprise. The answer is B, the primary long term purpose. Strategic risk क्या होता है? Long term purpose के लिए होता है. Fine sir. In case for company buys shares of a foreign company and keeps it for a longer period, then for which type of exposure it shall expose to? ये आपका नॉर्मली एसएफएम के ऊपर क्वेश्चन है, हालांकि मैंने रिस्क मैनेजमेंट के मिसलिनियस पार्ट में भी इसे समझाने की कोशिश की है. जब आप कोई शेयर खरीदते हैं और ज्यादा दिन तक रखते हैं तो क्या रिस्क अराइज होता है? ए ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, बी ट्रांसलेशन एक्सपोजर, सी इकोनॉमिक एक्सपोजर, डी ऑल ऑफ दीज. द आंसर इज बी ट्रांसलेशन एक्सपोजर. जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो फिर उसकी वैल्यू बदल जाती है, तो बैलेंस शीट में जब आप उसको वैल्यू देते हैं तो उस केस में जब आपने खरीदा था तो डॉलर का रेट कुछ था और जब आप अभी होल्ड कर रहे हैं तो डॉलर का रेट कुछ है, तो इससे मेरा ट्रांसलेशन एक्सपोजर अराइज होता है. द आंसर इज ट्रांसलेशन एक्सपोजर. रिस्क कल्चर रिक्वायर्स continuous efforts of communication, building corporate memory, shaping the right risk actions, all of this. रिस्क कल्चर क्या रिक्वायर करती है? इसमें सारे पॉइंट्स ही अच्छे लग रहे हैं. ए बी सी या डी, फटाफट बताएं. ए बी सी या डी? द आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस. द आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस. फाइन सर. तो ये हमारा मॉडल टेस्ट पेपर भी खत्म हुआ. फाइन सर. आइए फ्रेंड्स, एक नए मॉडल टेस्ट पेपर की ओर बढ़ते हैं. द यूजर आईडी ऑफ एन एम्प्लॉय हु वाज डिसमिस्ड लास्ट ईयर वाज नॉट डिलीटेड. यूजर आईडी को डिलीट नहीं किया गया. द एम्प्लॉय एक्सेस्ड द कंप्यूटर सिस्टम रिमोटली and transferred an amount of 5 lakh to his bank account from Rita's bank account. Only on the next day of the transaction, Rita was able to find it out who then deleted the ex-employee ID besides changing the password of her bank account. मतलब 5 लाख रुपए बैंक से निकाल लिया गया. एक एम्प्लॉय था जिसको हमने ऑफिस से, जिसको हमने कंपनी से निकाल दिया था, उसे लेकिन उसके आईडी पासवर्ड को डिलीट नहीं किया गया और आगे जाकर क्या हुआ, उसने 5 लाख रुपए बैंक के अकाउंट से निकाल लिए. ठीक है सर, तो केस समझ में आ गया. द बैंक ट्रांसफर ऑफ 5 लाख कुड हैव बीन अवॉइडेड. अगर ये 5 लाख बच सकता था, अगर आप क्या करते. अब बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, डाटा इंक्रिप्शन, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, firewall mechanism. The answer is very simple. A, B, C or D. The answer is definitely C. यूजर एक्सेस हम रोक देते. जब भी हम पासवर्ड बनाते हैं तो आप कहते हैं यूजर एक्सेस डिनाइड आता है ना, तो आपको पासवर्ड चेंज कर देना चाहिए, यूजर एक्सेस को रोक देना चाहिए था. The answer is definitely C. यूजर एक्सेस मैनेजमेंट. ठीक है, हम यूजर के एक्सेस को ही रोक देंगे. फाइन सर. ड्यू टू सडन पावर स्पाइक द कंप्यूटर सर्वर क्रैश्ड रिजल्टिंग इन 15 days डाटा लॉस. Hence Rita proposes to outsource the backup services to a service provider situated in Hyderabad. Besides installing a backup server at the office, the proposal to engage the service provider at Hyderabad is an example of. हमने एक सर्विस प्रोवाइडर का हेल्प लिया. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ. सर्विस प्रोवाइडर याद कीजिए, आउटसोर्सिंग याद कीजिए, कहां बताया गया था? डेफिनेटली बताया गया था ए रिस्क अवॉइडेंस, बी रिस्क मिटिगेशन, सी रिस्क ट्रांसफर, डी रिस्क एक्सेप्टेंस. द answer is without any doubt, the answer is B, risk mitigation. Fine sir, इसके ऊपर हमने
बहुत सारे नोट्स भी आपको क्लास में दिए थे। द फर्म रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम द बैंक आस्किंग फॉर रीपेमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग ड्यूज, immediately following which the bank would take precautionary steps to make the firm to prepay the loan. Which of the following is the most likely the reason that prompted the bank to issue such a notice? बैंक ने एक नोटिस इशू किया for repayment of the outstanding dues, immediately following which the bank would take precautionary steps to make the firm to prepay the loan. बैंक ने एक नोटिस किया कि भैया मुझे आप अपना जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज है उसे रीपे कर दीजिए। तो डिफॉल्ट तो हुआ नहीं, या हुआ, आप बताना। द बैंक फेल्ट दैट इट इज फेसिंग एक्सपोजर रिस्क, द बैंक फेल्ट दैट इट इज फेसिंग डिफॉल्ट रिस्क, द बैंक फेल्ट इट इज फेसिंग रिकवरी रिस्क, द बैंक फेल्ट दैट इट इज फेसिंग गारंटी रिस्क। बहुत सिंपल ऑप्शंस दिए हुए हैं और देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। The answer is the bank felt that it is facing exposure risk. एक्सपोजर, उसको लग रहा है, डर लग रहा है कि कहीं वो ज्यादा एक्सपोज तो नहीं हो गया है, कहीं वो जिसका ज्यादा लॉस तो नहीं हो जाएगा। एक्सपोजर रिस्क इसे कहते हैं। ना डिफॉल्ट हुआ, ना रिकवरी हुआ, ना गारंटी का कोई पॉइंट है। एक्सपोजर रिस्क विल बी द आंसर। फाइन सर, तो ये एमसीक्यू भी यहीं खत्म हुआ। फाइन सर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है। आई होप आपने इस सेशन का मैक्सिमम यूज किया है, मैक्सिमम यूज लिया है। अगर अभी एग्जाम थोड़ा लेट है तो एक बार फिर से ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। एक रिवीजन हो जाएगा, सारे चैप्टर्स का, पूरे टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपने इस सेशन में आपको पूरा टॉपिक कवर करवा दिया है, पूरे चैप्टर्स कवर करवा दिए। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है, और आप जब मेरी क्लास भी कर रहे हैं तो वो भी आपको अच्छा लग रहा है, और उसमें जो मैंने केस स्टडीज बता रहा हूं और जो मैं आपको प्रैक्टिकल स्टॉक मार्केट से लिंकेज करके बता रहा हूं, वो सारी बातें आपको अच्छी लग रही है। जाते जाते इतना ही कहूंगा कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। फाइन।